एएमजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर वे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग में करते हैं। किसी भी चीज़ की गणना अगर करनी हो तो उसमें हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नंबर तो आपको समझ में आ गया। नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ दे कि नंबर संख्या होता क्या है, तो संख्या जो होता है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। बगैर नंबर के हम कोई भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी मैथमेटिक्स जो होता है वो नंबर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं नंबर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। नंबर जो होते हैं, जब जैसे जैसे हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, पहले समय में हमें नंबर्स की ज़रूरतें नहीं पड़ती थी। कोई भी चीज़ रखी रहती थी, कितनी है हमें नहीं पता चलता था। तो जब इंसानों के दिमाग में कितनी शब्द जब आया कि कितना हो सकता है ये, तब लोगों ने नंबर्स का मतलब उनका डिमांड बढ़ा कि हमें नंबर्स भी चाहिए। हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका इस्तेमाल से हम ये समझ सकें कि ये कितना है, इसकी क्वांटिटी हम समझ सकें। तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट किया और तब जाकर उन्होंने नंबर की खोज की। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी वो थे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो है एक नंबर्स का एक टाइप्स हो जाएगा, एक प्रकार हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसका इस्तेमाल काउंटिंग में होता है, जिसका इस्तेमाल हम गिनने में करते हैं। ठीक है, यानी कि वे नंबर्स जो आप डेली किसी न किसी चीज़ की काउंटिंग में इस्तेमाल करते हो, वही होता है नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए एक टोकरी में आम भरे पड़े हैं, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे कि इसमें इतने आम भरे पड़े हैं, इतने आम रखे हुए हैं? तो उन्हीं चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए नंबर्स का खोज की गई और इन्हीं नंबर्स का जिन नंबर का इस्तेमाल हम उसकी काउंटिंग में करते हैं, गिनने में करते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे टोकरी में अगर 10 आम रखी हुई और नंबर का पता ही नहीं है आपको, तो आप नहीं बता पाओगे कि उसमें 10 आम भरी पड़ी है। लेकिन अगर आपको नंबर्स का नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप बता सकते हो कि कितने आम हैं। कितने आम हैं? 10 आम है, बता सकते हो। तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं जिसका इस्तेमाल काउंटिंग में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये अनंत तक चलेगा। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? 1। 1 क्या होती है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है। याद रखें, आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताइए, तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 होती है। 1 क्या होती है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है। और सबसे छोटी सम नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वो होता है 2। 2 जो होता है सबसे छोटी सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, सम विषम हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब हमें जब नेचुरल नंबर की खोज हुई तो उस वक्त ये संख्याएं लिमिटेशन में थी। हमें जीरो की खोज नहीं होने की वजह से नेचुरल नंबर आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब जीरो की खोज भारत में हुई तो उसके बाद हमने एक और नंबर की खोज कर डाली, उसका नाम था होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो जब पूर्ण संख्याओं की खोज हुई, यानी जब जीरो की खोज हुई तो पूर्ण संख्या बना, और पूर्ण संख्याओं के बनने की वजह से नेचुरल नंबर जो है आगे बढ़ गया और वो अनंत तक चला गया। ठीक है, तो इस तरह से जब जीरो की खोज हुई तो दूसरा जो नंबर हमें मिला, जो दूसरा संख्या हमें प्राप्त हुआ, वो था होल नंबर। क्या था? होल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि पूरी फुल संख्या है। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं था उस दरमियान, उस समय इसका नाम इसीलिए रखा गया कि इसके बाद कोई नंबर्स नहीं है। वो जो खोज जिसने किया वो ये सोचकर किया। अब ये होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो जो होल नंबर होते हैं उसकी स्टार्टिंग जो होती है 0 से होती है।
0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना एक जोड़ते जाओगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? यन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर को यन से इंडिकेट्स करते हैं। इसका सिंबल, इसका प्रतीक जो होता है वो यन होता है। जो होल नंबर होते हैं उसको हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। होल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये आप याद रखें। और कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देख लीजिए, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से हुई है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग 1 है, तो यहाँ से इधर के जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। यहाँ से इधर के जितने नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ये जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सभी नेचुरल नंबर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर में आते हैं। मगर सभी होल नंबर, अब सभी होल नंबर में 0 आ जाएगा, तो सभी होल नंबर यानी 0 के वजह से ये डिफिनेशन बना कि सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी 0 को अगर हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सभी जो होते हैं नेचुरल नंबर को मैं n से भी इंडिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। मगर सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ऐसा में सभी होल नंबर नेचुरल नंबर, अब ये इक्वल को मैंने काट दिया, इसका मतलब नहीं होना, बराबर नहीं होना। ठीक है, यानी सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। याद रखें इस पॉइंट को। अब सेम चीज, ये जो चीजें मैंने आपको बताया वो यहाँ भी आएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वो 1, क्योंकि 0 काउंटिंग में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी होल नंबर होगी वो क्या होगी? 1। सम संख्या क्या होगी? 2। अगर ये पूछ दे कि होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 0 से। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अब देखिए, अब इन होल नंबर में हमने पार्ट्स बनाए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। होल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सम नंबर्स, सम संख्या। एक क्या होता है? सम संख्या। और दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं और सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। अब सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी कट जाती हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी नहीं डिवाइड होती हैं और उनके बाद यानी जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 एक ऐसा होता है जो शेष में बच जाता है। 1 जो होता है शेष में बच जाता है, या कुछ ना कुछ शेष में बच जाता है, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो सम संख्याओं के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सम संख्याएं जो होती है स्टार्टिंग होती हैं 2 से, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके आगे चलेगा। ठीक है, और विषम संख्याएं जो होती हैं वो स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 आगे। ठीक है, अब ये जो नंबर्स होते हैं ना वो इन्हीं से उठ के आए होते हैं, होल नंबर से ही ये नंबर्स उसी में से छांट के हमने लिखा। देखिए 1 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 2 बच गया तो 2 इधर आ गया, 4 बचा 4 इधर आ गया, 5 को उधर भेज दिया, 6 को इधर भेज दिया, ऐसे 7 को उधर और 8 को इधर भेज दिया। तो इन्हीं में से 2 नंबर्स मिले हमें, इन्हीं में से 2 पार्ट हो गया। एक हो गया सम संख्या और दूसरा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या आपको समझ में आ गया। कैसे आगे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, 12 को ले लीजिए। ठीक है, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 12 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। कितना आ जाएगा? 12।
माइनस जब करेंगे तो कुछ भी नीचे बचेगा नहीं। देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब कि ये पूरा पूरा 2 से कट गया। तो जो नंबर्स 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्या क्या कौन सी होती हैं कि वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती। 13 को मैंने ले लिया, किसी को भी आप उठा लीजिए इसमें से, ठीक है। 13 को ले लिया तो 6 बार में अगर हम करेंगे तो 12 आएगा, और 7 बार में करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 नहीं होना चाहिए, इससे 13 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 13 से कम हो जाए या 13 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 6 बार में या 12, 3 में से अब ये माइनस होता है। देखिए यहाँ भी मैंने माइनस किया, उसको घटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 रिमाइंडर बच गया। 1 जो है शेषफल हमारा क्या हो गया, 1 बच गया। तो जब भी यहाँ पे अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 जो है ना 2 से छोटा है। डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जो रिमाइंडर जो है, जो नीचे जो बचा हुआ नंबर्स है, वो जो है भाग देने वाले नंबर से बड़ा हो या बराबर हो, तभी हम आगे भाग दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब ये 1 छोटा है इसलिए आगे हम भाग नहीं दे सकते। तो इस वजह से यहाँ पे 1 शेष बच गया, इसलिए ये जो 13 नंबर है वो विषम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ शेष 1 बच गया। आया समझ में। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सिद्ध कीजिए कि 13 विषम संख्या है, प्रूफ कीजिए कि 13 विषम संख्या है, तो ऐसे आप करोगे, ठीक है। मैं एकदम बेसिक तरीके से, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को बेसिक से नॉलेज मिले और आगे चल के आपको कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैं आगे चल के क्लास 9th 10th का पढ़ाऊँगा, तो अभी मैं स्टार्टिंग में जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे बेसिक से आएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ 1 बच गया। विषम संख्याओं की एक क्वालिटी होती है कि उनका शेषफल जो होता है वो 1 होता है। उनका शेषफल क्या होता है, 1 बचता है सिर्फ, ठीक है। उन विषम संख्याओं की शेषफल क्या होती हैं, 1 होती हैं, ठीक है। सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है 2, और विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये भी आप नोट कर लें। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नोट रहेगा तो हमेशा याद रहता है, ठीक है। आगे हम तीसरे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, जब धीरे धीरे इन नंबर्स के बाद जब हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में तो नहीं चल सकते, निगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास पैसा है, कोई दूसरा बंदा आया, आपको बोला कि भाई मुझे पैसा दे दो, तो आपने लोन दिया, यानी आपने उसको माइनस कर दिया, तो वो बंदा माइनस हो गया। तो अब जैसे जैसे हमें ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे हमें नंबर्स की भी खोज करनी पड़ी। तो जैसे जैसे अब ये इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी तो इसकी खोज हुई, उसके बाद इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी तो इसकी खोज हो गई। अब इसके बाद माइनस नंबर्स की जब खोज हुई तो एक तीसरा नंबर मिला, उसका नाम था इंटीग्रस। आइए इंटीग्रस के बारे में भी हम समझ लें। तो तीसरी नंबर हमारी निकल के आई इंटीग्रस। इसको कहते हैं, इंटीग्रस को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीग्रस को क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्णांक। तो जो पूर्णांक होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने जितने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो पॉजिटिव वे में चलते थे, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते थे। लेकिन जब हमें ज़रूरतें पड़ी तो हमने निगेटिव नंबर्स की भी खोज की, ठीक है। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने निगेटिव नंबर्स की भी खोज की, और निगेटिव नंबर की खोज होने से इंटीग्रस नाम का एक नंबर्स हमें मिला। तो इंटीग्रस जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में चलते हैं। इसको हम एक नंबर लाइन से समझते हैं, ठीक है। तो जब आपने देखा जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो इंटीग्रस जब एक्सपर्ट्स ने खोज की इंटीग्रस की, तो 0 को सेंटर पॉइंट माना, 0 को रेफरेंस नंबर माना, ठीक है। अब 0 को मेन बिंदु मानकर, मेन नंबर मानकर 0 के राइट साइड को पॉजिटिव साइड भी बोल दिया, और 0 के लेफ्ट साइड को निगेटिव साइड बोल दिया। लेफ्ट साइड क्या हो गया, निगेटिव साइड हो गया, और राइट साइड हो गया पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड होते हैं उधर नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ क्या होते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। और नेगेटिव साइड में भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन वो माइनस नंबर होते हैं। क्या होते हैं, माइनस नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये जो नंबर आप सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का डिफिनेशन क्या बना कि
नेचुरल नंबर के प्लस साइड और नेचुरल नंबर के माइनस साइड में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो इस तरह से जो नंबर हमें मिला वो मिलता है पूर्णांक। यानी पूर्णांक का ये डिफिनेशन है कि पूर्णांक में नेचुरल नंबर के पॉजिटिव साइड और नेचुरल नंबर के निगेटिव साइड में जीरो भी शामिल रहता है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे पूर्णांक। ये जो नंबर हो जाएंगे वो पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीगर्स, ये देखिए ये निगेटिव, ये भी ई लिख दिया तो ये हो गया निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव इंटीगर्स, यहां से इधर को निगेटिव इंटीगर्स कहते हैं और यहां से इधर को पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव लिखा है, ये शॉर्टकट है पॉजिटिव का, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी ई लिख दिया, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके पॉजिटिव इंटीगर्स आया समझ में। तो इंटीगर्स भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं या नेचुरल नंबर भी इसको बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर बोलिए या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आ गया? पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं। पूर्णांक जो होते हैं, इंटीगर्स जो होते हैं, उसको उन नंबर्स को हम आई से इंडिकेट करते हैं। इन नंबर्स को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट्स करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है जीरो एक ऐसा नंबर होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है, ये दोनों नहीं होता है। ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप देख लें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीगर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीगर्स और एक होता है निगेटिव इंटीगर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये जो होते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जामिनेशन जब होता है ना, उसमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप फोकस करें, इसको आप नोट हर बार जब भी आप वीडियो को देखें और जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ ना तो उसको आप नोट कर लिया करें। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो नंबर दिए हुए हैं, यही इंटीगर्स कहलाते हैं। ठीक है, इंटीगर नंबर्स के बाद जो चौथा नंबर होता है वो होता है भाज्य संख्या और पांचवा होता है अभाज्य संख्या। तो हम आगे इंटीगर्स तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब हम सीखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। जो चौथा नंबर मिला हमें वो चौथा नंबर था अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में भी आप सीखें, क्योंकि इंग्लिश में सीखेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता चलता रहेगा, क्योंकि कभी कभी लोग इंग्लिश में बोल देते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोनों लैंग्वेज में आप सीखें। स्पेशली मैं ये जो है हिंदी मीडियम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन CBSE या NCERT पैटर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसलिए ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इनके लिए ज़्यादा ये उपयोगी रहेगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर भी जो है ना वो होल नंबर से ही निकल के आया। अभी हमने सीखा था होल नंबर दो प्रकार से होते हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है, लेकिन उसी में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी होता है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो होते हैं वे संख्याएं होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं ना किसी भी नंबर को टुकड़ों में बांटते हैं। फैक्टर्स यानी गुणनखंड, इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं किसी बड़ी संख्या को छोटी छोटी नंबर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप 6 को ले लीजिए। 6 को आप और किस तरीके से लिख सकते हो? 1 × 2 × 3 ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को हम फैक्टर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। तो ये 6 जो था बड़ा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वही क्या होते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। आया समझ में? तो अभी हम अभाज्य संख्या समझ रहे थे कि जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, ना दो से ज्यादा हो और ना दो से कम हो। अब यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे? 1 2 3। ये कितने फैक्टर इसके हैं? 3 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम भाज्य और अभाज्य दोनों एक साथ समझेंगे, क्योंकि दोनों जो है दोनों का जो प्रॉब्लम से एक ही बार आने वाला है। ठीक है, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको कहते हैं
कंपोजिट नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? वे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ दो। इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, ये फिक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो भाज्य संख्या होती हैं वो दो से ज्यादा इनके गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ये याद रखें। ये ज्यादा का, ये बड़ा का सिंबल है। तो जो भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। आइए देखते हैं एक क्या भाज्य है या अभाज्य है। इसके अगर दो गुणनखंड हुए तो अभाज्य, दो से ज्यादा हुए तो भाज्य, और अगर दो से कम हुए तो न ही भाज्य न ही अभाज्य। ठीक है। अब एक जो होता है वो एक से कटेगा, लेकिन जो दूसरा नंबर कोई है जिससे एक कटता हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक को काट सके। एक अपने आप को काटता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। कैसे? क्योंकि भाज्य अभाज्य होने के लिए दो गुणनखंड चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही मिला, दूसरा नहीं मिला। और भाज्य होने के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, जबकि एक ही गुणनखंड है। इसलिए एक नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य। अब हम ले लेते हैं दो। दो जो है एक से कटेगा और दो अपने आप से भी कटता है, इसलिए इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। इसके दो फैक्टर बनने की वजह से सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे, दो से ज्यादा भी फैक्टर नहीं है, इसलिए दो क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें आ गया पहला दो। ठीक है। अब हम ले लेते हैं तीन। ये एक से कटेगा, दो से नहीं कटता है, तीन से कटेगा। सिर्फ दो गुणनखंड है, चार से तो कटेगा नहीं। इसके सिर्फ दो गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? एक, दो गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। चार को ले लेते हैं। चार एक से कटेगा, दो से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। कितने फैक्टर हैं भाई इसके? एक, दो, तीन, तीन फैक्टर हैं, इसलिए चार क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाज्य संख्या? क्योंकि इनके दो से गुणनखंड, दो से ज्यादा गुणनखंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। पांच को ले लेते हैं एग्जाम्पल। 5 को ले लेते हैं। एक से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटता, चार से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। दो फैक्टर बन रहे, इसलिए दो 5 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं 6 को। 6 को ले लेते हैं। एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से भी कटता है और 6 से भी कटता है। कितने फैक्टर? 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से 6 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है। 7 को ले लीजिए। ये एक से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर? 1, 2। तो इसलिए ये कहाँ आएगा? अभाज्य संख्या में। 7 हो गया। अब 8 को ले लेते हैं। एक से कटता है, दो से कटता है, चार से कटता है, 8 से कटता है। कितने फैक्टर? 1, 2, 3, 4। इसलिए ये अभाज्य होगा ना? अभाज्य होगा? नहीं, भाज्य होगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 9 को देख लेते हैं। एक से कटेगा, तीन से कटेगा और 9 से कटेगा। कितने गुणनखंड? 1, 2, 3। कितने गुणनखंड? 3। तो ये क्या होगा? अभाज्य नहीं ना? भाज्य होगा। 9 क्या होगा? भाज्य होगा। अब इसी तरह 10, 11, 12, 13 इसको भी आप देख लें। ठीक है। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं मैं नहीं लिखता हूँ, आप कमेंट में लिख के बताएं कि 10, 11, 12 और उसके आगे के नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर हैं जो भाज्य है और कौन से अभाज्य। ठीक है। ये अगर मेथड आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत ही आसानी से ये आप बता सकते हो कि कौन से नंबर भाज्य हैं और कौन से नंबर अभाज्य हैं। ठीक है। समझ में आ गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका पहला पॉइंट था कि एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है अभाज्य संख्याओं में, कि दो एक ऐसी सम संख्या होती है, सिर्फ दो एक ऐसी अकेली एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है। उसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं क्या होती है? भाज्य होती हैं। दो सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है। सिर्फ दो एक अकेला एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य
नंबर होता है। उसके अलावा 4, 6, 8, 10 ये सारे भाज्य में आते हैं। और इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि 3, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी जगह पे नोट कर लें। सबसे छोटी विषम संख्याओं में अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो होता है 3। 3 सबसे, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, छोटी विषम अभाज्य संख्या होता है, विषम अभाज्य संख्या होता है। ये आप नोट कर लें। अगर पूछते क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो वो होती है 3। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है तो वो होता है 2। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो आप 2 लिखेंगे, लेकिन सम और विषम का जिक्र हो जाए तो आप 2 और 3 में से किसी एक को चुनेंगे। ठीक है, अब भाज्य संख्याओं में देख लेते हैं कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। 4 जो होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। ठीक है, सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में पूछ देगा तो 4 और 9 होगा, 4 और 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर पूछ दे तो आ जाएगा 9। सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य क्या होगा 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है। नॉर्मल अगर पूछ दे, जनरली अगर पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हो जाएगा 4, लेकिन सम और विषम हो जाएगा तो 4 और 9 को हम लोग लेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बस उसके बारे में हल्का जाने। क्यों नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, वीडियो का लेंथ भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती है ना, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो वो कन्फ्यूजन का हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट जो नंबर है वो है परिमेय संख्या। पूरा लिखते हैं इसको। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 नंबर होते हैं, मैंने दोनों को लिखना है। ठीक है, दोनों को आज मैं आपको समझाऊंगा। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में हम सीख लें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में, जिसको बटे के रूप में लिखी जा सके, वे नंबर्स जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। मगर ये जो होती है p/q जो होती है पूर्णांक होनी चाहिए। p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 है इसका मतलब ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इसकी परिभाषा ही नहीं है। इसका जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसकी सॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ। आज तक भी एक्सपर्ट्स जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वे नंबर जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और p और q जो होती है वो पूर्णांक होती है, मगर q जो होता है 0 नहीं होता, उन्हें हम परिमेय नंबर्स कहते हैं। समझ में, उन्हें हम परिमेय नंबर कहते हैं। सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आया समझ में। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मगर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अपरिमेय संख्याओं को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो होता है √2, √3, √5, √7। ठीक है, इसको करड़ी हिंदी में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, करड़ी। ये जो नंबर होते हैं वो अपरिमेय नंबर होते हैं। पाई, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, अनडिफाइंड नंबर होती है। ठीक है, ये जो होती हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मगर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हमेशा रहता है। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हर जगह मौजूद होती है।
यानी नंबर सिस्टम में या मैथमेटिक्स में 1 जो होता है हर जगह मौजूद होता है, और 1 से किसी भी नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस, 1 का बहुत बड़ा महत्व भी है, और 1 जो होता है किसी के साथ मतलब बुराई नहीं करता है, एक तरह से कहना है। अगर उसको आप शामिल भी कर लेंगे तो जितना आप थे उतना ही रहेंगे, आप न भी शामिल कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 जो होता है वो किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके भी नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ना, ये p/q के रूप में तो हो गए, p/q के रूप में हो गए। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर क्यों √2, √3, √5 ऐसे करके पाई, ये जो नंबर्स होते हैं वो क्यों अपरिमेय संख्या होती है, और क्यों बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी होता है परिमेय नंबर, ये क्यों परिमेय संख्या होती है? क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में हो गए, और ये पूर्णांक भी हो गए। ये भी जो है ना, जो अंडर रूट के अंदर है वो पूर्णांक ही है, लेकिन अंडर रूट लग जाने की वजह से ये अपरिमेय संख्या हो गया है, समझ में। तो वे नंबर जो p/q के रूप में लिखे जा सके और वो पूर्णांक हो, मतलब नॉर्मल पूर्णांक हो, वो उसमें अंडर रूट वगैरह न लगा हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब जब इनमें अंडर रूट लग गया, पाई हो गया, ये जो नंबर्स होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।